गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखा था कि केपी, केसी और केएक्स होते क्या हैं, और हमने एक रिलेशन डिराइव किया था केपी और केसी के बीच में। तो अब उससे आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं, और वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी मेहनत का काम है। तो वो आपको तय करना है। अगर मेरी मेहनत आपको दिखती है देन यू शुड शेयर दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन आपका आर्बिट्रेरीली अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा, गामा सी प्लस डेल्टा डी में जा रहा हो, और आपको कहा जाए कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स, तो आप कहेंगे कि सर इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर गामा, देखिए प्रोडक्ट साइड में, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर बीटा। अच्छा, सेम रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि Kp इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कई बार आपने बताया है Pc टू द पावर गामा इंटू Pd टू द पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय Pa टू द पावर अल्फा इंटू Pb टू द पावर बीटा। ये दोनों आप सर हर बार कहाँ से लिख दे रहे हो? तो ये दोनों बाय डेफिनेशन है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट साइड में जो है उनका और रिएक्टेंट साइड में जो उनका रेशियो लेते हैं रेस टू सम पावर, जो भी पावर दिया होता है। के एक्स के टर्म में क्या है सर, तो मोल फ्रैक्शंस लेते हैं रेस टू सम पावर, कहीं कोई नई बात नहीं है। आपने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पर आगे आइए, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, प्रोसीडिंग विथ व्हाट, प्रोसीडिंग विथ केपी, क्या पार्शियल प्रेशर वाले को लेके प्रोसीड करें अगर, तो क्यों असर कर रहे हैं रीजन पता चलेगा थोड़ी देर में। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू हो जाएगा पीसी टू द पावर गामा इंटू पी डी टू द पावर डेल्टा अपॉन पी ए टू द पावर अल्फा इंटू पी बी टू द पावर बीटा। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ। मैं ये अलग से पढ़ाना चाहता था या पढ़ाऊंगा भी शायद थर्मोडायनेमिक्स में, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। आप अभी बस इतना जानिए कि दिस लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in a container is equal to mole fraction of the gas into total pressure inside the container. Let P is the total pressure inside the container. तो सीधा बताइए ना आप हमको कि एक कंटेनर में गैसों का मिश्रण है, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तीन चार गैसेस हैं, तो उसका इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा, जितने मात्रा में वो प्रेजेंट होगा। और इंडिविजुअली उसकी मात्रा कैसे पता चलेगी, तो ऊपर में उसका मोल और नीचे में टोटल मोल, और ऊपर में उसका मोल और नीचे में टोटल मोल को कहते क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने कहा अच्छी बात है सर। तो अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर करते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और ये जो टोटल प्रेशर पी होता है ये पार्शियल प्रेशर से अलग होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की बात ही अपन तब करते हैं जब देयर आर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज द इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस, मानिए चार गैस है उसमें से एक गैस का क्या प्रेशर है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। आपने कहा अच्छी बात है, आगे बढ़ देखिए। अब हमको पता है कि Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा सर, आपने कहा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। लेट द टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर या द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज P, P इज द टोटल प्रेशर। तो देखिए x इंटू पी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डी इंटू पी डिवाइडेड बाई, और ये गामा और डेल्टा एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर पी टू द पावर अल्फा इंटू एक्स बी इंटू टोटल प्रेशर पी टू द पावर बीटा। आपने कहा सर अच्छी बात तो लग रही है। ये बस याद रखिएगा कि मोल डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू टोटल प्रेशर। आपने कहा ठीक है। अब इसको मैं एक्स वाले पार्ट को अलग कर लो मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक्स सी टू द पावर गामा एक्स डी टू द पावर डेल्टा अपॉन एक्स ए टू द पावर अल्फा एक्स ए टू द पावर अल्फा अल्फू और एक्स बी टू द पावर बीटा। एक अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात। और P को अलग करो, तो देखिए पार्शियल प्रेशर P है और P में ऊपर में क्या है पावर में, देखिए इसके पावर में गामा डेल्टा,
तो क्या हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा, और नीचे में देखिए क्या है अल्फा प्लस बीटा, पी के पावर में अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्रेशर तो टोटल प्रेशर पी तो हर जगह सेम है, तो यहाँ से आ गया गामा प्लस डेल्टा, यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा। अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे हैं तो बाय डेफिनेशन इतने पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, देखिए इतने पार्ट को क्या कहते हैं, के एक्स कहते हैं। आपने कहा ठीक है दिस इज योर के एक्स, इसका मतलब कि के पी इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स पी टू द पावर प्रोडक्ट साइड का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट साइड का मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड का मोल, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एन। तो के पी इज इक्वल टू हो गया के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन। आराम आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दो रिलेशन तो हम लेके आ गए हैं सर, एकदम बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे से। वी हैव नाउ टू रिलेशंस। आपने कहा दिखाइए सर क्या क्या रिलेशन है, उनका करना क्या है। तो केपी और केसी में तो हमने डिटेल में बात कर ली है पिछले लेक्चर्स में कि केपी केसी में सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाह करके भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए जरा। और यहां से पूरा फोकस आपका सिर्फ स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, पूरा फोकस आपका सिलेबस और कंटेंट के ऊपर होना चाहिए। क्या कह रहे हो सर, देखो जरा। कंटेंट कहता है कि अब हम आ गए हैं वी नो के कंडीशन में। पहले तो हम डिराइव करते हैं, बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वी नो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये रिलेशन हमने निकाला क्या, हाँ। दूसरा रिलेशन अभी निकाला, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टू दी पावर डेल्टा एन। आपने कहा सर दोनों रिलेशन आपने निकाला है, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह रहा हूँ 2। तो आपको पता है दोनों तो केपी की ही वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन मेरे बच्चों इज इक्वल टू के एक्स पी टू दी पावर डेल्टा एन। अच्छा, तो के सी बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स, अब डेल्टा देखिए पावर सेम है तो क्या हो जाएगा पी बाय आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। आपने कहा ठीक है, नाउ वी हैव ऑल थ्री रिलेशंस। तो यू शुड मेमोराइजिंग, यू शुड बी मेमोराइजिंग फ्रॉम बॉक्स ऑफ नॉलेज, जिसको मैं बीओ के लिख रहा हूं। आपको तीन रिलेशन याद रखने हैं, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टू दी पावर डेल्टा एन, और निकालने हैं के सी इज इक्वल टू के एक्स पी बाई आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। मतलब किसी रिएक्शन के लिए अगर आपको रिएक्शन लिख के दे दिया और डायरेक्टली पूछ लिया के सी दे करके के पी क्या होगा, तो आप फाइनली ये फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत आंसर लाएंगे। के पी पूछा और के एक्स दिया हुआ है तो भी आप आंसर ला सकते हैं, और के सी दिया हुआ है, के सी पूछ रहा है और के एक्स दिया हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। अब देखिए जरा, इफ डेल्टा एन इज जीरो, अगर डेल्टा एन जीरो है, अगर डेल्टा एन जीरो है तो यहां पर जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी, और के सी के पी के बराबर है और डेल्टा एन जीरो है तो पी बाई आर टी भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के एक्स। देखिए कितना खूबसूरत बात है ये, कितनी खूबसूरत बात है कि आप चाहे पार्शियल प्रेशर के रूप में निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे कंसंट्रेशन के फॉर्म में निकालो, चाहे मोल फ्रैक्शन के रेशियो के रूप में निकालो, द वैल्यू विल बी सेम इफ डेल्टा एन इज जीरो। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ केपी वही होगा जो यूनिट ऑफ प्रेशर होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर टू दी पावर डेल्टा एन। मान लीजिए कि यूनिट है एटीएम, तो एटीएम टू दी पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है तो एटीएम स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। के पी और के सी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन, क्योंकि कंसंट्रेशन को आप किस में लिखते हो, मोल पर लीटर। और के एक्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यूनिटलेस। बट सबसे जरूरी रिजल्ट कि ये तीनों बातें आपको याद रहें, ये तीनों की तीन बात याद रहे, और ये याद रहे कि अगर डेल्टा एन जीरो है तो केपी भी वही है, केसी भी वही है और के एक्स भी वही है। आपने कहा सर समझ में तो आ रहा है। आप एक लेक्चर को देखें और उसको साथ में लिखते चलें,
अगर आपने लिखने पर फोकस नहीं किया तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं कि ये चैप्टर आपको फील होगा। समझ जाना, क्वेश्चन बन जाना अलग बात है, क्योंकि फीलिंग बच्चा वहीं से छोड़ देता है जब उसको लगता है कि यार इक्विलिब्रियम हर रिएक्शन में आ सकता है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इक्विलिब्रियम हर रिएक्शन में नहीं आ सकता है। देयर आर ओनली अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन विच इक्विलिब्रियम डू एग्जिस्ट। आपने कहा सर अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया कॉन्सेप्ट बन रहा है। चलिए, तो ये मैथमेटिक्स है प्योर, इसमें कुछ करना नहीं है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही तेजी में आगे बढ़ेंगे। मुझे ये चैप्टर 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में खत्म करना है, और फिर मुझे 12th के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाने हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, जरा एक पार्ट खत्म हो गया है, अब जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे जरूरी पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि दिस इज वीवीआई। आप आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते हैं, बट ये वाला पार्ट वहां भी यूज होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपने अभी केपी केसी के एक्स पढ़ा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ the concentration of the reactant। यही बात सुन करके आधे बच्चे सर पकड़ लेते हैं, सर अभी अभी तो आप बता रहे थे कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नहीं भाई, इट इज नॉट डिपेंडिंग। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, और हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, कि इक्विलिब्रियम पर कितना कंसंट्रेशन है। और दूसरे शब्दों में कहो तो जैसे जैसे समय बीतेगा, बिकॉज केपी केसी के एक्स कोई भी हो, इट इज जस्ट अ रेशियो। तो जब प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट ज्यादा बना है इक्विलिब्रियम पे, तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट कम बनेगा तो रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किताबों में लिखा मिलेगा आपको, इनिशियल वर्ड नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। आपने कहा अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट, एक एक पॉइंट इसका बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्या है सर सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है कि इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if a reaction is reversed, its equilibrium constant will be reciprocated। ये क्या बात कर रहे हो सर? बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है आपका कि H2 प्लस I2 मिल करके आपको दे रहा है ट्वाइस HI। ऑब्वियसली गैस 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 होगी, लिखना आवश्यक नहीं है। और इसके लिए हमको बोल दिया, मान लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, ये क्यों होता है, ये नंबर्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 50 होना क्या सिग्निफाई करता है, सब पढ़ेंगे हम लोग आराम आराम से। तो अगर मैंने आपसे ट्वाइस HI H2 प्लस I2 में जा रहा है, मैंने पूछा, ये दे दिया आपको कि 50 है, इसका पूछा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K डैश है, तो वो हो जाएगा 1/K। देखिए ये रिएक्शन को हमने पलटा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब जो आपको आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर 1/50। अगर मैं आर्बिट्रेरीली बात करूं तो A2 प्लस B2 अगर आपको ट्वाइस AB दे रहा है और गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K इज इक्वल टू X है, मान लीजिए X, तो पूछ रहा है कि ट्वाइस AB अगर ब्रेक हो रहा होता A2 प्लस B2 में, तो रिएक्शन को हमने पलट दिया, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K डैश, ये क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1/X। जैसे ही रिएक्शन रिवर्स होगा,
इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी रेसिप्रोकेटेड, मतलब वो पलट जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, 2 पॉइंट हुए। और क्या सर? एक तो ये कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, और दूसरा कि अगर रिएक्शन को पलटते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना रेसिप्रोकल हो जाता है। आपने कहा ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ अ रिएक्शन इज multiplied by a coefficient n, then the equilibrium constant will become k dash is equal to k to the power n। अच्छा, ये क्या बात हुई? मान लीजिए आपका एक रिएक्शन है कि a प्लस बी 2c में जा रहा है, और इसके लिए दे दिया कि k इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है। आराम आराम से देखिए, a प्लस बी 2c में जा रहा था और आपको दे दिया कि k इक्विलिब्रियम k है, और पूछा कि अगर ये रिएक्शन 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b इक्विलिब्रियम का साइन 2a प्लस 2b 4c इस रिएक्शन के लिए बताओ, और इस रिएक्शन के लिए k दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? इस पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 2 से, इसका जो k इक्विलिब्रियम होगा वो हो जाएगा k स्क्वायर। अच्छा से, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन के लिए गिवन हो और आप अब जवाब देंगे, अब आप जवाब देंगे, जैसे ऐसा रिएक्शन पूछ दे कि ये दिया हुआ है हाफ ए प्लस बी हाफ बी इज गोइंग टू गिव अस सी, तो बताइए कि के इक्विलिब्रियम बराबर व्हाट, क्या होगा? अब बताइए, इस रिएक्शन को जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिएक्शन मिलेगा हाफ से, यहाँ हाफ आ गया, यहाँ हाफ आ गया, और ये 2 से कट के 1 बचा। आपने कहा ठीक है, तो इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि रूट के हो जाएगा। एनीथिंग टू द पावर हाफ मींस उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ये 3 पॉइंट आपको अपने ब्लड में डालने हैं। पहला पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक रेशियो में घटते बढ़ते रहते हैं। रिएक्टेंट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट कम होगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो रिएक्टेंट उसी रेशियो में कम हो जाता है। तो ये जो रेशियो है इट इज कांस्टेंट एंड केस इज नथिंग बट द रेशियो। आपने कहा ठीक है। इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेसिप्रोकेटेड। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स होता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाता है 1 बाय। आपने कहा ठीक है। इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट n देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम k डैश इज इक्वल टू k टू द पावर n। फटाफट आप कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आखिरी पॉइंट, इफ अ रिएक्शन इज completed in more than one steps, then the equilibrium constant for the overall reaction will be the product of equilibrium constants in individual steps या equilibrium constants of individual steps। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे बच्चों जो आपको पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आएंगी जब तक आप एग्जाम्पल ना देखो। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा हो, N2 प्लस O2 मिल करके ट्वाइस NO गैसियस बना रहा। आपने कहा ठीक है, और ट्वाइस NO
गैसियस प्लस O2 मिल करके ट्वाइस NO2 बना रहा। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 2 4, तो नाइट्रोजन 2, ये 2 2 4 बैलेंस रिएक्शन है। इसके लिए अगर हम लिखें बच्चे के इक्विलिब्रियम, तो इसको हम K1 कह रहे हैं और इसके लिए के इक्विलिब्रियम को K2 कह रहे हैं। आपने कहा ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट NO है, इसका कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और O2 का कंसंट्रेशन, N2 और O2 का कंसंट्रेशन। आपने कहा ठीक है सर, इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होगा। सेकेंड स्टेप में आइए, तो K2 क्या होगा सर, K2 होगा NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर इंटू O2, क्योंकि O2 के सामने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर नहीं चढ़ा रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखिए मेरे बच्चों, पूछा क्या गया था, पूछा हमसे गया था कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। देखें, ट्वाइस NO से ट्वाइस NO कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, N2 प्लस ट्वाइस O2 इज गोइंग टू गिव अस ट्वाइस NO2, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। अब इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो हम इसको क्या लिखेंगे, के ओवरऑल, ठीक है। और के ओवरऑल की वैल्यू क्या होगी बच्चा, NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 का स्क्वायर। गौर से देखिए, ये है के ओवरऑल और आपके सामने K1 K2 है। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करते हुए सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मिंग K1 इंटू K2। आप K1 इंटू K2 को परफॉर्म करिए, तो K1 की वैल्यू है NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू O2 इंटू NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO स्क्वायर इंटू O2। बहुत ही ध्यान से, अच्छा ठीक है। तो जरा देखिए, NO स्क्वायर से NO स्क्वायर कटा, बिल्कुल कटा सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब लिखिए क्या बन गया, ये NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 अकेला रहेगा, और O2 यहाँ भी है, O2 यहाँ भी, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो क्या हो जाएगा O2 का स्क्वायर। और अगर आप बोर्ड पे सही से देख पा रहे हैं, वीडियो क्वालिटी 720 रख के, तो आपको दिखेगा कि ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है। इसका मतलब कि अगर कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रहा हो, तो उसका जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब दोबारा से इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, then the equilibrium constant for the overall reaction will be the product of the equilibrium constant of the individual steps। आपने कहा अच्छी बात है, समझ में भी आ गया, बात भी अच्छी खासी थी, ठीक है। समराइज करते हैं, हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे हैं। पहला पॉइंट देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बच्चे, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसको समझने में कोई परेशानी हमें नहीं है। दूसरी बात थी कि अगर कोई रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी 1 बाय उतना हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और उसके बाद किसी रिएक्शन का पूछा जो उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में वो नंबर चला जाता है। और चौथा हमने देखा कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है और इंडिविजुअल स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं और वो रिएक्शन उन दोनों को जोड़ने से अगर आ रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं उसको ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा सर बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आराम से समझ में भी आया है। यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, तो इतना बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब धीरे धीरे करके एक एक बात को डाइजेस्ट करते हुए पढ़ें, क्योंकि आपने जस्ट अभी 10th पास किया है। जो लोग टारगेट के हैं उनके लिए तो ये रिवीजन वीडियोस हैं, वो तो आराम से देख करके हर चीज समझ सकते हैं, बट आपके लिए नहीं। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था और इस लेक्चर में जो आप देख रहे हैं, दोनों को एक साथ कंसोलिडेट करें ब्रेन के अंदर, और इसको एक इफेक्टिव, इस लेक्चर को एक इफेक्टिव लेक्चर बनाने के लिए आपको लिखते हुए पढ़ना है, ठीक है सर। मैं फिर से आपको एक बार इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवा देता हूँ बहुत जल्दी में। आपने कहा ठीक है सर, इक्विलिब्रियम आया है ये तब कहा जाएगा जब किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उस पॉइंट के बाद नहीं बदले, ठीक है।
केमिकल इक्विलिब्रिया और डायनेमिक इक्विलिब्रिया तय हो चुका था। थर्ड में हमने Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन एंड Kp इज इक्वल टू KX P टू द पावर डेल्टा एन एंड Kc इज इक्वल टू KX P बाई RT टू द पावर डेल्टा एन देखा हमने। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है तो Kp इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू KX हो जाता है। आपने कहा अच्छी बात है सर, ये समझ में आ गया है। और उसके बाद हमने यूनिट की बात की कि Kp का क्या यूनिट होगा, Kc का क्या यूनिट होगा, Kx का क्या यूनिट होगा। Kx ऑब्वियसली यूनिटलेस हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। आपने कहा अच्छी बात है। फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सेलिएंट फीचर पढ़े। इंडिविजुअल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इसको कोई मतलब नहीं है। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। आपने कहा ठीक बात है सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो मैक्सिमम डिपेंडेंस होती है वो टेम्परेचर के ऊपर होती है, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रेशियो बदलता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो है, मतलब इंडिविजुअल कंसंट्रेशन बदलेगा तो प्रोडक्ट घटेगा, तो रिएक्टेंट उस समय ज्यादा रहेगा, और रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये रेशियो विल बी कांस्टेंट। उसके बाद हमने बोला कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाता है। फिर हमने बात की कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है तो आप उस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और अगर उसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो पावर में चला जाएगा। आपने कहा ये भी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और यहां तक पढ़ने के बाद आप एक ठीक ठाक से लेवल पे हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि और इसके अंदर कितना जाना है और क्या क्या पढ़ना है। आगे ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और एक बुक फॉलो करते रहना है मेरे लेक्चर्स के साथ। आप कोई भी एक बुक, मॉडर्न एबीसी आप उठा लीजिए, आप सिंगेज उठा लीजिए, आप अगर बहुत ही अपने आप को मतलब बहुत ही मेहनत से बचाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप पढ़ते चलिए। अगर आपका कोई ये हो कि सर आप फलाने कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करा दें यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में, या जो भी आपकी डिमांड्स हो वो आप लिख दीजिएगा, आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर। Thank you for watching the video. Please share it with your friends and good night.